हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो ये मेरा हिंदी वर्णमाला और चिन्ह विराम का पहला चैप्टर है। हिंदी ग्रामर से संबंधित हम उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उनकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ही आसानी तरीके से मदद करेगी। हिंदी ग्रामर जितना हम लोग कठिन समझते हैं उतना है नहीं, और इसका सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको बड़े स्तर से देखेंगे तो ये बड़े स्तर पर हिंदी ग्रामर उतना आसान भी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। बस उसको आसान बनाना पड़ता है। तो आज हम लोग चर्चाएं करेंगे सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनका सिलेबस हिंदी ग्रामर होता है। तो उनको क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बेसिक पॉइंट से लेकर के हम उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, कोशिश ये करूँगा कि इसमें एक भी पॉइंट छूटे नहीं, और उम्मीद रहे कि आपको समझ में आए। पूरे पॉइंट को पढ़ाने के बाद, चैप्टर को पढ़ाने के बाद, समझने के बाद उसमें से संबंधित कितने प्रश्न आपको पेपर में आते हैं वो भी समझेंगे। ये सीटेट टेट या फिर सहायक अध्यापक या फिर कह सकते हैं कि यूपी पुलिस एसआई जिनमें भी हिंदी ग्रामर आता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला व चिन्ह विराम। वर्णमाला और चिन्ह विराम, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। तो आपको क्या करना है कि इसको समझना है बहुत अच्छे से। बोर्ड पे एक्चुअली ये व्हाइट बोर्ड को साफ करने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि चिकनाहट की वजह से पानी अगर लग जाता है तो पानी छूटता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला के, ठीक है। तो हिंदी वर्ण की बात करिए, हिंदी वर्ण या फिर ध्वनियां कह दीजिए के प्रकार की। तो हिंदी के जो वर्ण हैं, जो ध्वनियां हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि ये दो प्रकार के होते हैं। अगर इनकी हम लोग चर्चाएं करते हैं तो कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं, और जिसका आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर लें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं लिख भी दूंगा और आप अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो इसकी बात करता हूं। हिंदी वर्ण में जो ध्वनियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिसको एक हम लोग स्वर कहते हैं, दूसरे को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। आसान शब्दों में बात की जाए कि भाई स्वर जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में, इनकी संख्या होती है 11, ठीक है। स्वरों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, और मैं इसको आपको लिखकर भी बता देता हूं कौन कौन सा होता है। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ऊ, ए आए, ओ आओ। तो गिन दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, ए आई ओ आओ। और एक आपका आता है री, ठीक है। मैं इसको लास्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि री में बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो और ए आई ओ आओ री, ठीक है। तो ये री भी जो है ये आते हैं स्वरों के अंदर आते हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं इनकी मात्राओं में, तो स्वरों में जो मात्राओं की संख्या होती है वो होती है 10, ठीक है। स्वर में जो मात्राएं होती हैं, स्वर में मात्राएं जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग छोटा अ की बात करते हैं तो छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ पढ़ा जाता है, ठीक है। बड़ा में मात्रा ये होती है, छोटी में आप जानते हैं कि ये होती है, बड़ी में ये होती है, छोटो में ये होता है, बड़ों में ये होता है, ए में 1 होता है, आई में 2 होता है, ओ में 1 होता है, आओ में 2 होता है, और री में
ठीक। तो हिंदी वर्णमाला की ये सारे क्या है, ये है मात्राएं, और इनकी मात्राओं की संख्या होती है 10। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वरों को मात्रा के आधार पे बांट दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग स्वर को क्या करते हैं कि मात्रा के आधार पर इनको बांटते हैं, मात्रा के आधार पर तो स्वर मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। समझते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा होता है दीर्घ स्वर होता है। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है ये होती है आपकी 7। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि भाई दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी और माला में, तो आपको 7 बतानी है। कौन कौन से होते हैं हम आपको ये बता देते हैं। ह्रस्व स्वरों में क्या होता है कि छोटा आ आता है, छोटी ए आती है, छोटा ऊ आता है, और आता है हमारा री। ठीक है, कौन सा आता है, री आता है। तो ह्रस्व स्वर में जो स्वर होते हैं इनमें 4 आते हैं। एक आता है छोटा, छोटी, छोटो और री आता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। जबकि दीर्घ स्वर में क्या आता है, बड़ा आता है, बड़ी आता है, बड़ो आता है, ए, आए, ओ और आओ आते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 होते हैं इनको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। और जो 4 होते हैं छोटा, छोटी, छोटो, री जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको और समझना है कि अगर उच्चारण काल के आधार पर इनको एक मात्रिक कहा जाता है, जबकि इनको द्विमात्रिक कहा जाता है। ठीक है, अगर उच्चारण काल की बात करता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक मात्रिक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक है, एक मात्रिक होता है और द्विमात्रिक, इनका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है। और बातें अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अगर हम लोग द्विमात्रिक स्वरों की बात करते हैं तो इनके भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं इनको हम लोग 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक होता है इनका हम लोग कहते हैं मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, एक होता है मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं हम लोग संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर। एक होता है मूल दीर्घ स्वर होता है, दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं उसको वो समझ लेते हैं। तो मूल में वे अक्षर आते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर छोटा आ को और छोटा आ ये समान ध्वनियां होंगी, इनको मिलाकर के बड़ा बन जाता है। छोटी प्लस छोटी मिलाकर के बड़ी बन जाता है। छोटो प्लस छोटो मिलाकर के बड़ो बन जाता है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मूल स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये ध्यान रखना है, ये समान अक्षर या समान ध्वनि होने की वजह से इनको सजातीय ध्वनियां भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, सजातीय संधि स्वर। ठीक है, सजातीय संधि स्वर की अगर बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सजातीय का मतलब हो गया जो समान जात के होते हैं, जैसे कि छोटा छोटा दोनों समान ध्वनि है या समान अक्षर हैं, तो इनसे मिलकर के आपका बड़ा बना हुआ है। जबकि संयुक्त दीर्घ की बात करें, संयुक्त दीर्घ जो स्वर होते हैं ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे संयुक्त में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर छोटा आ और बड़ा छोटा आ और छोटी ई ले लिया जाता है तो यहाँ पर ए बन जाता है। छोटा आ और ए होता है, छोटा आ और ए आता है तो ये आई बन जाता है। जबकि अगर हम लोग बड़ा आ और ऊ लेते हैं, बड़ा आ और प्लस ऊ से ओ बन जाता है, और जबकि बड़ा आ और प्लस ओ से औ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि इनको कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 4, और इनको हम लोग कहते हैं विजातीय संधि भी कहा जाता है। इन सबको क्या कहते हैं, विजातीय संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि विजातीय संधि स्वर कितने होते हैं और सजातीय स्वर संधि कितने होते हैं। तो सजातीय में आपको पता होना चाहिए कि संख्या में 3 होते हैं, और संयुक्त दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं या फिर विजातीय की बात करा जाएगा तो संख्या में 4 होते हैं। सजातीय में जिनके समान अक्षर होते हैं, विजातीय में समान अक्षर नहीं होते हैं, अलग अलग अक्षरों की संधि से एक नया अक्षर बनता है। ये भी आपके
स्वरों में रखा जाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग आगे समझते हुए हम लोग आते हैं स्वर के व्यंजन के पास। ये समझते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। व्यंजनों का ही खेल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग व्यंजन के बारे में समझते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जैसी मानी गई है, तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है। आपको पहले ये पॉइंट समझ लेना है कि कुल व्यंजनों की संख्या जो है, कुल व्यंजनों की जो संख्या है ये मानी गई है 39। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 माना गया है। लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या अगर बात करता है, कहता है कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है ये है 33। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट करके आपको पता होना चाहिए कि कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, जबकि मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछता है कि वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतास्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछ लेता है कितना होता है, तो अंतास्थ व्यंजनों की संख्या व्यंजनों की जो संख्या होती है, अंतास्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, अंतास्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर आपसे पूछता है कि उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की जो संख्या होती है ये भी कितनी होती है, 4 होती है। उस व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। अगर आपसे पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है, संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है ये भी कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर पूछता है उत्तिष्ठ, है ना, उत्तिष्ठ व्यंजन, या फिर पूछता है द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तिष्ठ या फिर द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या है, व्यंजनों की जो संख्या होती है ये होती है 2। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अंतास्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 हिंदी वर्णमाला में, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर एक आ जाता है वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन की बात आता है। ठीक है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, जिनकी हम अभी लोग इसी की चर्चा करेंगे। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं या स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनकी अगर बात करते हैं, तो अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इनकी माफ कीजिएगा, ये जो है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो हम लोग मूल व्यंजन की बात करेंगे कि इनकी संख्या 33 कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, तो चार्ट हम लोग पहले छोटा सा इससे बना लेंगे, और इस चार्ट में हम इसका नाम भी रख देंगे, है ना। यहाँ पर वर्ग का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वर्ग होगा, और यहाँ पर क्या होंगे, अक्षर होंगे, या हम लोग कहते हैं वर्ण होंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं ध्वनियां होंगी। ठीक है, ध्वनि, इसको समझते हैं। ठीक है, और उस वर्ण का नाम क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वर्ण का नाम, जहां से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया का वर्ग, तो का वर्ग जो होता है, आपको पता है का वर्ग को हम लोग कंठ से बोलते हैं। का वर्ग के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं, 5। ठीक है, और यहाँ पर हम एक संख्या भी डाल देते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर इतनी संख्याएं होती हैं, तो यहाँ लिख देते हैं संख्या। का वर्ग को हम लोग कहते हैं कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। इसमें आता है क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 5 है, तो ये का वर्ग का हो गया। दूसरा आता है च वर्ग। ठीक है, च वर्ग का जो उच्चारण होता है इसको हम लोग कहते हैं तालव्य से। च वर्ग का जो उच्चारण अक्षर होता है ये कैसे होता है, तालव्य से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, च, छ, जा, झ, न्या। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। उसके बाद आ गया आपका ता वर्ग। ठीक है, जो टा वर्ग होता है, इसका हम लोग उच्चारण करते हैं
मूर्धन्य से, ठीक है, किससे करते हैं, मूर्धन्य से। टा वर्ग का उच्चारण जो होता है ये मूर्धन्य से होता है, इसको हम लोग कहते हैं टा, ठा, डा, ढा, 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 अड़ा। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण हम लोग करते हैं दंत से, ठीक है। तो यहां पर आपका आता है ता वर्ग, इसका कहते हैं दंत से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। इसमें आता है ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पा वर्ग, ठीक है। तो पा वर्ग का उच्चारण हम लोग करते हैं ओष्ठ से। पा वर्ग का उच्चारण इसका करते हैं ओष्ठ से। पा होता है फा, बा, भा, मा, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। तो आप अगर इनको काउंट करें तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 24, 50, 25, कुल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। आपको यहां ध्यान रखना है कि का वर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से किया जाता है, चा वर्ग का तालब से, ता वर्ग का मूर्धन से, ता का दंत से और पा का ओष्ठ से किया जाता है। तो पा, फा, बा, भा, है ना, ऐसे करके। तो इनका हम लोग उच्चारण कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट आ गए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि भाई अंतास व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अंतास व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो या होता है, रा होता है, ला, वा, है ना, या, रा, ला, वा। अगर आपसे पूछता है कि अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतास व्यंजन जो होते हैं वो या, रा, ला, वा होते हैं। उस व्यंजनों की संख्या पूछती है तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यंजन कौन कौन से है ना। छोटा सा होता है, खष्टी सा होता है, बड़ा सा होता है और हा होता है, ठीक है। ये होते हैं उस व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछता है तो इनकी भी संख्या 4 होती है। उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें हमने छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, हा रख दिया। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर आते हैं उच्छिष्ट या फिर द्विगुण व्यंजनों की संख्या आती है। तो ध्यान रखना है जो रा की तरह होते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर बिंदी रखा होता है तो इनको कहते हैं उत्कृष्ट व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हमने आपसे बता दिया कि मूल वर्ग। अच्छा, वर्गीय व्यंजनों की संख्या, इन्हीं को वर्गीय भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। लेकिन अगर हम लोग इन सबको भी जोड़ लेते हैं, ये सारी वर्गीय वाले हैं, ठीक है। कितने वर्ग हैं, इनकी दुनिया कितनी है, ये सारी 25 अक्षर इस बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या कब होती है, जब इन तीनों को मिला दिया जाता है। इन तीनों को मिला करके, सॉरी इनको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम लोग जब इन दोनों को, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग व्यंजन, मूल व्यंजनों की बात करेंगे तो मूल व्यंजन में होते क्या है, मूल व्यंजन में पहला हमारा होता है स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन होते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं, अंतास्थ व्यंजन होते हैं, अंतास्थ व्यंजन होते हैं और साथ साथ में उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है, अंतास्थ की हो जाती है 4 हो जाती है और उष्म की भी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो 4 4 8 5 13 और 33, मतलब कि कुल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। कब, जब हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्शी व्यंजनों को और साथ साथ में अंतास्थ व्यंजन और उष्म व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो हमारे मूल व्यंजन निकल जाते हैं। और भी हम लोग कई सारे अक्षर आते हैं जिनको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे कि अगर 4 इनको हम लोग लेंगे तो 4 इनको लेने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर इसकी संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 4। अगर हम लोग लेते हैं संयुक्त व्यंजन को भी ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 37 हो जाएगा, ठीक है, 37 हो जाएगा। उसके बाद 2 इनको ले लेंगे तो 39 हो जाएगा। तो कुल व्यंजनों की संख्या हमारी हो जाएगी जो है 39 हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमारी एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना मिस कर दिया था। तो जैसे कि स्वर में हमने आपको बताया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, मैंने उनकी काउंटिंग कर दी। 2 और जो है मूल रूप से 11 होते हैं, बाकी स्वर की संख्या होती है 13। इनमें एक अक्षर होता है अंक और एक होता है आहा। तो अंक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार।
और दूसरा होता है हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये मूल व्यंजन में, मूल स्वरों में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये अलग रखे जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, और इनको हम लोग कहते हैं अयोग्यवाह कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। ठीक है, अयोग्यवाह कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंक और आहा जो होता है परीक्षा में बहुत पूछता है कि आपसे पूछा भैया अयोग्यवाह हिंदी और माला में अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर पूछता वो कौन कौन से हैं तो अंक और आहा है। अंक को क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार कहा जाता है, और आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो ये आपको क्या करना है? बेसिक से समझना है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं कि 52 कैसे होते हैं। ठीक है, 52 जो हमारे हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की बात की जाती है कि भाई 52, क्योंकि मैंने अभी तो आपको 39 जो है व्यंजन को काउंट करवा दिया है ना, तो उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, कि 52 कैसे होते हैं। तो अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बात करता है कि भाई हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी होती है 52 होती है। कैसे होती है? तो अगर हम लोग उसको एक अभी जैसा कि हमने आपको बताया चार्ट के माध्यम से, उसको अगर हम लोग पॉइंट समझते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि मूल स्वर की अगर बात करते हैं, मूल स्वरों की बात करते हैं तो उसमें ऐड करते हैं। पहली चीज हमारी क्या है? मूल स्वर है। ठीक है, मूल स्वर हो गई। उसके बाद क्या हो गया? अयोग्यवाह हो गया, अयोग्यवाह हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई? हमारे जो होते हैं व्यंजन हो गए। ठीक है, मूल व्यंजन। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन हो गए। ठीक है, मूल व्यंजनों के बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कितने संयुक्त व्यंजन है ना? कितने क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजन, और एक होते हैं द्विगुण व्यंजन हो गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अयोग्यवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं संख्या में। मूल स्वर कितने मूल व्यंजन कितना बताया हमने कहा भाई 33 है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। उसके बाद द्विगुण की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अगर आप इनको सम करें